बहुत ही गंभीर और बहुत ही उस ओछी टिप्पणी के खिलाफ जिसे गिरिराज सिंह ने अरवल के गांधी मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम कहा है और कहा है कि हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम गिरिराज सिंह का जवाब देने के लिए यहां नहीं आए। हम आए हैं बिहार के उन 2 करोड़ मुसलमानों को यह बताने के लिए कि गिरिराज सिंह जैसे हरामखोर जब इस तरह की बात करें तो आपके पास उसका तर्क होना चाहिए। आपको किसी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और आपको अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, ताकि इस तरह से लफंदरी करने वाले, इस तरह के लोग जो इतनी ओछी और इतनी नीची हरकत करके बयान देते हैं, उन्हें यह बताया जा सके, इस बात का आपको एहसास हो कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, यहाँ की लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए जो रहा है वो लाजवाब है। और ऐसे में उन लोगों को जो इस तरह की ओछी टिप्पणी कहते हैं, किसी समुदाय विशेष को नमक हराम कहते हैं, उन्हें यह बताया जा सके कि नमक हराम असल में कौन है वो लोग जो इस देश में हरामखोरी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अरवल की सभा में गिरिराज सिंह ने कहा क्या है। गिरिराज सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने एक मौलाना से बात की, ये मोदी जी को वोट नहीं करता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम आयुष्मान कार्ड यानी कि जो हेल्थ कार्ड मोदी जी ने दिया है उसका इस्तेमाल करते हो? तो उसने कहा कि जी मैं करता हूं, उससे फायदा उठाता हूं। तो फिर मैंने पूछा कि क्या तुम मोदी जी को वोट करते हो? तो उसने उसके जवाब में कहा कि नहीं। तो ऐसे लोगों को गिरिराज सिंह ने नमक हराम कहा है। जबकि मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे गिरिराज सिंह जैसे लोग दरअसल हरामखोर हैं। अब आइए, लोकतंत्र सिर्फ 2 उसूलों से चलता है। एक उसूल यह है कि आप किसी के पक्ष में खड़े हो जाएं और दूसरा उसूल यह है कि आप किसी के विरोध में खड़े हो जाएं। अगर आप किसी के पक्ष में पूरा देश खड़ा हो जाए तो लोकतंत्र नहीं रह सकता, और पूरा देश किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए तो तानाशाहों की कुर्सी हिल सकती है। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष का होना पक्ष के होने से ज्यादा जरूरी है। तो मुसलमान अगर मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, हालांकि करते हैं, मुसलमानों का मेजोरिटी नहीं करता, तो अगर नहीं करता है तो यह लोकतांत्रिक अधिकार है, वो लोकतंत्र को जीवित रख रहे हैं, वो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन यही सवाल मैं अगर गिरिराज सिंह से पूछूं कि आपकी पार्टी ने मुसलमानों को 243 सीटों के जो आपका गठबंधन लड़ रहा है, उस गठबंधन में आपने कितने मुसलमानों को आपकी पार्टी ने टिकट दिया? तो जब आपकी पार्टी टिकट नहीं देती है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मुसलमानों से कहें कि आप मुझे वोट दीजिए। अब आइए जरा हम इतिहास के 2 उदाहरणों को से समझते हैं। 1974, 75, 76 की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अब्दुल गफूर, और अब्दुल गफूर ने जो योजनाएं लागू की, वो योजनाएं गिरिराज सिंह उस वक्त 25-26 साल के थे, 30 साल के आसपास। गिरिराज सिंह उन योजनाओं का लाभ उठाते थे। गिरिराज सिंह के पिताजी उन योजनाओं का लाभ उठाते थे। उनके दादा भी संभव है कि उस वक्त जिंदा हो और लाभ उठाते थे, लेकिन न तो गिरिराज सिंह ने, न तो गिरिराज सिंह के पिता ने, और न ही गिरिराज सिंह के दादा ने अब्दुल गफूर को वोट किया था। लेकिन अब्दुल गफूर के समकालीन किसी नेता ने गिरिराज सिंह को नमक हराम नहीं कहा था। जानते हैं क्यों नहीं कहा था? इसलिए कि वो लोग जानते थे और जानते रहेंगे कि गिरिराज सिंह से ज्यादा जरूरी है इस देश का लोकतंत्र बचना, और लोकतंत्र बचने के लिए किसी का विरोध जरूरी है। इसलिए जिन लोगों ने, यानी कि गिरिराज सिंह के पिता ने, गिरिराज सिंह के दादा ने, गिरिराज सिंह खुद गिरिराज सिंह ने अगर अब्दुल गफूर को वोट नहीं किया तो हम उन्हें कभी भी नमक हराम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा भरोसा लोकतंत्र पर है, मुसलमानों का भरोसा लोकतंत्र पर है। इसलिए मुसलमानों ने या खुद अब्दुल गफूर के समकालीन उनके समर्थकों ने कभी भी गिरिराज सिंह को नमक हराम नहीं कहा। और अगर आप इतिहास की और पीछे जाएंगे तो पूरा मुसलमानों का इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन मैं मुगलों के इतिहास को आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं। मुगलों के इतिहास को इसलिए सामने नहीं रखना चाहता हूं कि उसमें हुमायूं हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, या जो भी हो, 300-350 साल का जो सफर था मुगलों का, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं शेर शाह सूरी का जिक्र करना चाहता हूं, और मुगलों का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि मुगल बाहर से आए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह मध्य एशिया से आर्य आए थे। और अगर आप चेक करें तो गिरिराज सिंह का डीएनए
आर्यों से मिलता जुलता है, बल्कि वो ये कहेंगे कि हम आर्य नस्ल के हैं। इसलिए मैं बाहरी लोगों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मैं आपसे शेर शाह सूरी का जिक्र करना चाहता हूं, जिसके जमाने में शासन का जो प्रबंधन था दुनिया में अव्वल था। बिहार को जिस तरह से सजाया संवारा शेर शाह सूरी ने, उसकी मिसाल रेयर मिलती है इतिहास में। और शेर शाह सूरी ने कोई वोट लेकर के राज नहीं किया था, बल्कि शेर शाह सूरी ने बिना वोट लिए राज किया था। लेकिन शेर शाह सूरी के जमाने में भी गिरिराज सिंह के पूर्वजों को किसी ने नमक हराम नहीं कहा। तो ये हैं मुसलमान, जो इस तरह के लोगों को नमक हराम नहीं कहते। अब आइए गिरिराज सिंह की उस हकीकत को मैं आपके सामने रखता हूं कि गिरिराज सिंह जिस हाफ पैंटिया संगठन के सदस्य हैं या जिनके आदर्श पे वो चलते हैं, उन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए एक शहादत नहीं दी, एक बलिदान, एक कुर्बानी नहीं दी, बल्कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की और उनके वजीफे पे वो पलते रहे। जबकि मुसलमानों ने लाखों की तादाद में कुर्बानी दी, शहादत दी। और जब जब भारत की मिट्टी को, भारत की जमीन को कुर्बानी की जरूरत पड़ी, त्याग और बलिदान की जरूरत पड़ी, तो मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर के भाईचारे के साथ इस देश के लिए अपना खून बहाया, पसीना बहाया। लेकिन उस आइडियोलॉजी के लोग जिसकी नुमाइंदगी गिरिराज सिंह करते हैं, ऐसे लोगों ने एक कतरा खून का नहीं बहाया। तो अब आप ये बताइए कि गिरिराज सिंह नमक हराम है या फिर भारत के वो लोग जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करते वो नमक हराम है? ऐसे लोगों को लिए बहुत से दोस्तों ने हमसे कहा कि गिरिराज सिंह के इस तरह के उलूल जुलूल सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए, उसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि जब इस तरह के लोग निहायत ही नीची और ओछी टिप्पणी करते हैं, तो उससे एक बड़ा समाज आहत होता है। एक वर्ग है जो मानसिक रूप से हीनता के भाव का शिकार होता है। इसलिए मैंने जो पहले कहा कि हम आपको जवाब देने की बात नहीं कह रहे हैं कि वैसे लोगों को जवाब दीजिए, बल्कि मैं आपको आपके उस गौरवशाली इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं कि आप ऐसे ओछे बयानबाजी करने वाले लोगों को जवाब भले न दें, लेकिन आपके पास ये एहसास होना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है और हम कितने नमक हलाल हैं, नमक हराम नहीं। बल्कि नमक हराम वो लोग हैं जिन्होंने जंगे आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबिरी की, जिन्होंने जंगे आजादी को अपने लिए कहा कि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। ये उन लोगों को जवाब देने के लिए आपके पास आर्गुमेंट होना चाहिए, आपके पास तर्क होना चाहिए। और इसलिए मैं ये आपको बात बता रहा हूं कि गिरिराज सिंह जैसे लोग इस चुनाव के माहौल में इस तरह की टिप्पणियां करेंगे, देश की भाईचारे को, खासतौर पे बिहार की भाईचारे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेंगे, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने वाले बयानबाजी करेंगे। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बिहार की जो मिट्टी है इसमें भाईचारा है, इसमें प्रेम है, सद्भावना है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम का इतिहास रहा है कि ये मिल करके बैठ करके एक साथ रहते हैं। ऐसे में हमें अपनी उस मोहब्बत को, अपने उस भाईचारे को बनाए रखना है। और ये कहना कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करता और उनका आयुष्मान कार्ड लेकर के लाभ उठाता है। अब आप बताइए कि क्या आयुष्मान कार्ड ये नरेंद्र मोदी ने अपने पॉकेट से जारी किया है या गिरिराज सिंह के पिता की संपत्ति से आयुष्मान कार्ड बने हैं? इस देश की एक एक इंसान ने, एक एक नागरिक के ने जीएसटी भरा है। एक भीख मांगने वाला इंसान भी जब भीख मांग करके दुकान में जाता है और वो साबुन की एक टिकिया खरीदता है, तो सबसे पहले वो जीएसटी भरता है। वो दवाई का एक टैबलेट खरीदता है, एक भिखारी भी, तो उसमें वो जीएसटी भरता है। वो एक साबुन हो, तेल हो, पेट्रोल हो, एक एक शख्स इस देश का जीएसटी भरता है। और उसी जीएसटी के पैसे से, उसी टैक्स के पैसे से आयुष्मान हो या किसी तरह का कार्ड हो या कोई लाभकारी योजना हो सरकार की, उससे दिया जाता है। और ये ऐसा शख्स जिसे शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात कहने में कि मोदी जी ने दिया, लगता है कि मोदी जी ने अपने पॉकेट से निकाल करके दिया, अपनी कमाई। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि मैं भिक्षा मांग करके पलता था, मैं भिक्षा मांग करके खाता था। जो शख्स भिक्षा मांग करके खाता रहा पूरी जिंदगी, वो अपने पॉकेट से क्या भारत के नागरिकों को लाभकारी योजनाएं देगा? इतनी समझ अगर गिरिराज सिंह को नहीं है, तो ऐसे शख्स को हमारी नुमाइंदगी करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर यह सब जानते हुए गिरिराज सिंह इस तरह की बात करते हैं, तो वैसे लोगों को यह बताना चाहिए कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं,
वरना टैक्स के सिस्टम को समझते। गिरिराज सिंह पढ़े लिखे होते तो उन्हें यह पता होता कि देश का, इस राज्य का एक भिखारी जो हमारे समाज से भीख वसूलता है और उसी भीख से जब वो कोई सामान खरीदने जाता है तो पहले टैक्स अदा करता है और तब जाकर के उस सामान का इस्तेमाल करता है, और उसी टैक्स से देश के नागरिकों के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं बनती हैं। इसलिए किसी के बाप की जागीर नहीं है इस देश का टैक्स, और ना ही यह देश और ना ही यह राज्य।